हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका दोस्त रॉकर रूप्स आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए ईवीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सी टेट, यूपी टेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डेली लाइव टेस्ट रहता है और मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने के चांसेस हैं। तो डेली आपको जो है लाइव टेस्ट देना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मायने रखता है। तो दोस्तों जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए मेरे साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, रैपिड फायर चलेगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ऑप्शन ए है एयर इंडिया, ऑप्शन बी है किंगफिशर, ऑप्शन सी है एयर सहारा, ऑप्शन डी है जेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं किंगफिशर, तो किंगफिशर को जो है 2012 में ही इसको बंद कर दिया गया था। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जो है एयर सहारा वर्तमान में सेवा में नहीं है, क्योंकि एयर सहारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, क्योंकि एयर सहारा को एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई राइट, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ऑप्शन ए है जूट से रेशमी वस्त्र, ऑप्शन बी है गन्ना से चीनी, ऑप्शन सी है अब्रक से विद्युत उपकरण, ऑप्शन डी है कपास से सूती वस्त्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं कपास से सूती वस्त्र, ये तो बिल्कुल सही है। अब्रक से विद्युत उपकरण, ये भी बिल्कुल सही है। गन्ना से हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी या शक्कर, है ना, तो ये भी सही। लेकिन बात आ रही दोस्तों की जूट, जूट से रेशमी वस्त्र। भैया जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनता है, रेशम से बनता है, ठीक है। रेशम रेशमी कीट की लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा, ए राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त, ए हमारा राइट है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी सेतु, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी है जवाहर सेतु, ऑप्शन डी है बिहार सेतु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो है महात्मा गांधी सेतु, क्योंकि ये दोस्तों जो पुल है पटना और हाजीपुर, ठीक है, पटना और हाजीपुर को जोड़ती है, ठीक है। और ये जो गंगा पर, मतलब गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। और इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई 5.8 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा नाम का जी, 5.8 किलोमीटर है। आप सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नाम का जी, बहुत लोग, ठीक है, आप सही कर रहे हैं, सभी लोगों का बढ़िया, वेल डन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करें तो इसका होता है थायमीन, ठीक है। अगर विटामिन सी की बात करूं तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर मैं विटामिन के की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थेक्विनोन, ठीक है, नेफ्थेक्विनोन, ठीक है, ये चीज़। अगर अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर, तो विटामिन के की कमी से जो है घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। इस विटामिन का काम जो होता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाना होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर विटामिन के ऑप्शन डी है। बहुत बढ़िया दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और सुनिएगा।
किस रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है? तो उस रसायन का नाम जो है दोस्तों प्रोथाम्बिन। ठीक है, प्रोथाम्बिन उस रसायन का नाम है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, प्राथमिक समाजीकरण है। ऑप्शन ए है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन बी है किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन सी है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। ऑप्शन डी है शिक्षकों का अनुसरण करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों समाजीकरण, समाजीकरण क्या होता है भाई? बच्चों को जो समाजीकरण की शुरुआत जो होती है परिवार हो गया, मित्र हो गया या अन्य लोगों के साथ होती है। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। और ये प्राथमिक समाजीकरण जो है स्कूल जाने से पहले प्रारंभ होती है। ठीक है, और ये समाजीकरण जो है हमारी जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, बल्कि मैं करूं बात अगर किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना, ये सब नहीं आता है। हमारा जो प्राथमिक समाजीकरण है वो शुरुआती आयु में होता है, वो भी परिवार और मित्रों के साथ जो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा ए राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है चावल। ऑप्शन बी है गन्ना। ऑप्शन सी है गेहूं। ऑप्शन डी है मक्का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, लाइक शेयर में कंजूसी आप लोग ना करा करें। लाइक शेयर आप लोग जो है कर दिया करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सेशन में जितना मतलब लाइक शेयर करोगे उतना तो अच्छा लगता है ना, मोटिवेट मिलता है ना। देखिए, एक चीज़ बता दूं, खरीफ फसल की अगर मैं बात करता हूं तो खरीफ की फसल जो होती है दोस्तों जून से जुलाई। ठीक है, जून से जुलाई में बोई जाती है। और जो खरीफ फसल में आता है चावल आएगा, गन्ना आएगा, मक्का आएगा। ठीक है, ये खरीफ फसल में आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गेहूं, तो गेहूं तो रबी में आता है ना, तो सी हमारा राइट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे एक चीज़ और बता देता हूँ, रबी की फसल अगर बात करूँ तो रबी की फसल जो है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, और रबी की फसल में क्या आता है? गेहूँ आएगा, जौ आएगा, चना आएगा, मटर आएगा, सरसों आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई होगी क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए है पशमल। ऑप्शन बी है खनिज तेल। ऑप्शन सी है जैव कचरा। ऑप्शन डी है मानवमल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं बायोगैस संयंत्र की बात करूं तो बायोगैस संयंत्र जैव पदार्थ जैसे दो जो होते हैं, जैसे मैं मान लूँ गोबर, पशुमल हो गया, मानवमल हो गया, रासायनिक कचरा हो गया, है ना। तो ये सब डालकर जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक चीज़ और बता दूं, इससे जो है स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए बिल्कुल जो है उत्पन्न नहीं करता है, कोई भी जो है प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें से देख रहे हैं पशुमल हो गया, आपका जैव कचरा हो गया, मानवमल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जैव पदार्थ में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा खनिज तेल है ये चीज़ नहीं आता। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा। बहुत बढ़िया, बी हमारा राइट है, खनिज तेल बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए है वनस्पति। ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन डी है भोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर पारितंत्र की मैं बात करूं तो पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर जीवधारी जैसे जानवर होते हैं शामिल होते हैं ना, और ये क्या करते हैं पर्यावरण के साथ जो है अंतःक्रिया करके जैविक क्रिया बनाते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, तो दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश। क्यों होगा? क्योंकि जो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो खाद्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य पौधा कर रहा है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण से जो है CO2 और जल के साथ मिलकर भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बी राइट होगा, सूर्य का प्रकाश। बहुत बढ़िया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। बिहार राज्य में लीची का उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है जहानाबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार राज्य में लीची का उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन करता है? बताइए कौन सा जिला है? देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर भी इसमें उत्पादन करने वाला है तो वो तो चीन करता है। चीन में जो है मैं बता दूं आपको 100 किस्म की लीची पैदा होती है और सालाना अगर मैं पैदावार की बात करूं तो 2 लाख टन। ये चीन की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत दूसरे नंबर पर आता है और दूसरे नंबर में जो पैदा करने वाला ये होता है, ये यहाँ पर पैदावारी होती है मुजफ्फराबाद में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में होती है। यहाँ पर मैं आंकड़े के हिसाब से बता दूँ दोस्तों, 32,000 हेक्टेयर में लीची की जाती है, 32,000 हेक्टेयर में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों, सी राइट है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है मक्का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइक शेयर में बहुत कमी है दोस्तों, ये गलत बात है ना। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सब्सक्राइब जिन्होंने, देखिए बहुत लोग क्या है कि सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। कमेंट जो आप लोग कर रहे हो उसमें कई हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ठीक है। देखिए बिहार के निवासियों का जो मुख्य भोजन दोस्तों होता है वो होता है चावल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, चावल क्यों होता है पता है? क्योंकि यहाँ पर जो है गेहूं की अपेक्षा चावल उत्पादन करने की उपयुक्त जलवायु होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूं से जो है चावल उत्पादन होता है, ठीक है। और मैं बता दूं चावल का जो उत्पादन 2013 और 14 में जो उत्पादन हुआ था 66.50 लाख टन। और अगर मैं बात करूं 2017 में, 2017-18 में जो उत्पादन इसका हुआ है 80.91 लाख टन, ठीक है, 80.91 लाख टन होता है, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि 2013 से लेकर 2017 के बीच में 4.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो चावल हमारा यहाँ पर पैदावार होता है, ऑप्शन ए राइट है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये चीज़ हुई क्लियर। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? बताइए कौन सी लंबी नदी है? ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है नर्मदा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों मैं बात करूं लूनी की अगर मैं बात करूं तो लूनी की जो लंबाई है 320 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं साबरमती की बात करूं तो साबरमती जो है 371 किलोमीटर है। अगर मैं ताप्ती की बात करूं तो ताप्ती जो आती है 724 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं नर्मदा की तो नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर होगा, ठीक है, 1312 किलोमीटर। तो ये चीज़ समझ गए ना। भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो है हमारी नर्मदा और इसकी लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर है ना। आगे बढ़ें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने ये रहा। बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है पावलोव जी को, ऑप्शन बी है पियाजे जी को, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग को, ऑप्शन डी है स्किनर को। जल्दी आंसर करिए कमेंट, ठीक है। सबके कमेंट में देख रहा हूँ, बस जल्दी से कमेंट करा करें, ठीक है। रैपिड फायर चल रहा है, ये चीज़ नहीं समझ रहे हो। लाइक शेयर में कंजूसी भी कर रहे हो और कमेंट भी जल्दी नहीं कर रहे हो आप लोग, हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूँ जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे दुनिया में अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं, क्योंकि इससे जो है नई स्फूर्ति विचार को अभिव्यक्त करते हैं। तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर था, स्टेटमेंट था, तो ज़्यादा मैं इसमें जो है बताने वाला नहीं था। तो सीधा स्टेटमेंट की बात आती है तो बी हमारा राइट होगा, जीन पियाजे जी, ठीक है, बी राइट होगा, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया आंसर आपका। हाँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी है पौधे का अवलोकन, ऑप्शन सी है श्यामपट्ट, ऑप्शन डी है पौधे का चित्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधे के विभिन्न भागों का शिक्षण, अगर आप पौधे के विभिन्न भागों का शिक्षण करा रहे हैं तो पौधे का जब चित्र बनाएंगे उससे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। श्यामपट्ट में तो आता नहीं, पाठ्य पुस्तक में बना के जो है ना बच्चा उसका जो है अवलोकन नहीं कर सकता, सारी चीज़ें नहीं समझ सकता। तो सीधी सी बात है कि आप जब शिक्षण करा रहे हैं तो पौधे का अवलोकन, ठीक है, मतलब पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए पौधों का अवलोकन कराना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो छात्र है पौधे से संबंधित प्रक्रिया को जो है आसानी से सीख सकता है। जब तक पौधे का अवलोकन नहीं होगा बच्चे के समझ में नहीं आएगा, वो सीख नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों वो हमारा बी राइट है। बहुत बढ़िया आंसर आपका, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ऑप्शन ए है योजना विधि, ऑप्शन बी है कहानी विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी है वाद विवाद विधि। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है कहानी कथन विधि सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए आप भी याद करिए बचपन के दिन, बचपन में आप लोग किससे ज़्यादा सीखते थे, क्या कहते थे, कहानियों द्वारा, ठीक है, व्याख्या करता था या वाद विवाद होती थी या योजना से नहीं सीखते थे आप लोग। अगर मैं पर्यावरण अध्ययन को हटाता हूँ तो बचपन के याद करिए दिन, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जो एक छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा किस तरह को समझ सकता है, कहानियों से समझ सकता है, क्योंकि उसमें क्या करता है, आप भी जानते हो कि जब छोटे होंगे तो कहानी जब आपको सुनाई जाती होगी तब आप क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते होंगे ना, मज़ा आता होगा ना। तो उसी तरह अगर मैं बात करूँ प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है बच्चा क्या करता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के अकॉर्डिंग जो विषय वस्तु के बीच होता है आकर्षित होता है ना, विषय वस्तु के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है, और ये जो है अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कहानी विधि, ठीक है, योजना विधि व्याख्यान विधि वाद विवाद नहीं आएगा, कहानी विधि द्वारा जो है बच्चा प्रभावशाली होता है। बी हमारा राइट है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ऑप्शन ए है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी है कक्षा द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन डी है गृह कार्य पूर्ण करना। बताइए अधिगम अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या है, मतलब मोटिवेटेड टीचिंग। जैसे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोग लाइव टेस्ट देने आए हैं, आंसर दे रहे हैं ना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ तो हुआ, जो आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग बीच में क्वेश्चन भी करते हैं, तो ये चीज़ तो आपका मोटिवेटेड टीचिंग में आता है ना। तो यही चीज़ समझ लीजिए कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, बल्कि हमारी कक्षा में प्रेजेंटी आप लोग प्रेजेंट हैं, आप लोग खामोश रहिए, आप लोगों को मैं जो है होमवर्क दूं, ये हमारा मोटिवेट टीचिंग में नहीं आता है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, सवाल बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, ये चीज़ें आता है मोटिवेटेड टीचिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ संकेत हुई, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है यही एक तो मोटिवेट है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो राइट होगा बी राइट होगा, बी ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी है वायुमंडल, ऑप्शन सी है जलमंडल, ऑप्शन डी है सौरमंडल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए उठो जागो और लक्ष्य मिलने से पहले रुको मत, मतलब कमर कस लीजिए कि अब भैया रुकना नहीं है, इस बार तो हमें लेके दिखाना है, सक्सेस लेके दिखाना है, ये तय कर लीजिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप लोग क्या करते हो भाई, मोटिवेशन सुनते हो ना, स्पीच सुनते हो ना, कहते नहीं कि भाई यार मोटिवेट यार कोई कर दो, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अभी एक चीज़ बताऊंगा आगे आप लोगों को, बहुत बढ़िया बात, अभी वाला आंसर बताइए आप लोग,
इसके आगे बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताऊँगा। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमसे बात शेयर करी थी कुछ बात, तो वो चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। तो आंसर बताइए, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है वो। पर्यावरण अध्ययन में जो है, मैं बता दूं पहली बात तो मानव आता है, ठीक है। मानव आता है, आपका वायुमंडल जलमंडल आता है, लेकिन सौर मंडल नहीं आता है, क्योंकि सौर मंडल का हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन में ये चीज़ नहीं आता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया आंसर आप सभी लोगों का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए है गतिविधि आधारित कक्षा, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारी कक्षा नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर अगर आधारित हम कर देंगे तो बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, जो पाठ्य पुस्तक में जो गतिविधि चित्र बनाए रहते हैं, डायग्राम, इसकी बात कर रहा है। तो इस पर बच्चा ज़्यादा वो चीज़ समझ नहीं पाता जब तक कि हम लोग उसको समझाते नहीं हैं, ठीक है। और बात अगर करें गतिविधि आधारित कक्षा, भाई जब शिक्षक जो है गतिविधि द्वारा जो है बच्चे को सिखाएगा, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि वो चीज़ जो सिखाई जाती है गतिविधि द्वारा, तो वो जो होता है वो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, पर्यावरण अध्ययन गतिविधि कक्षा जो है गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो है पर्यावरण के बारे में समझ में आए और वो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए राइट होगा, ए राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए है बाल विवाह, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है बाल श्रम, ऑप्शन डी है अनिवार्य शिक्षा। इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए। तब तक मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ। एक हमारे दोस्त मित्र ने जो है हमसे एक सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि जो मुझे सीडीपी नहीं आता है या मुझे ईवीएस नहीं आता, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसा क्यों, इसके लिए मैं क्या करूं। कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी भी पानी है। तो हमने कहा भाई देखो, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अगर आप सक्सेस होने चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन कहता है कि सर जो है मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, ऐसे कैसे। तो हमने कहा एक चीज़ बताओ, पढ़ने में देखिए मन तब नहीं लगता है जब आप उस चीज़ को मन नहीं लगाते हैं। एक चीज़ मेरे को बताओ, आपके अगर बता रहा हूँ, आपके किसी दोस्त का अगर जैसे मान लीजिए तबीयत ख़राब है, आप कार में उसको जो है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ पर या खड़े रहेंगे या फिर आप उसको उतर के जो है अस्पताल लेके जाएंगे। सीधी सी बात है ना, आपको दोस्त को बचाना है, उसे हॉस्पिटलाइज कराना है, तो सीधी सी बात है आप जाम का इंतज़ार नहीं करेंगे खुलने का, आप सीधा जो है लेके जाएंगे। राइट कह रहा हूँ ना। उसी तरह अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको कोई गलत बात बोल रहा हो, आपको कोई जो है किसी ने कुछ बोल दिया और आपको क्या करते हो, तब गुस्सा आते हो, मन में ये आता है ना कि अभी मैं इसको बताता हूँ, अभी जो है सारा गुस्सा निकालता हूँ। तो वो चीज़ क्या करते हो आप, जिद बना लेते हो ना। जिद बनाते हो कि नहीं बनाते हो। जिद, यही चीज़ जो आप जिद बनाते हैं कि हाँ इसे मुझे समझाना है, अभी इसको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें जो खुद में जिद बनाते हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप पढ़ने के लिए जिद नहीं बन सकती कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे निकालना है, इस बार हमें जो है क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, ये चीज़ क्यों नहीं बनती है। तो यहीं से ये सारी चीज़ें समझिए, ये था आपका एक मोटिवेट, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए ऑप्शन ए की बात करूँ, बाल विवाह, ठीक है। शारदा एक्ट का जो संबंध है दोस्तों वो 1929 का संबंध है और ये बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें क्या था, एक विवाह के लिए ये बनाया गया था, निर्धारण किया गया था लड़के और लड़कियों की उम्र के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है शारदा एक्ट में जो है इन्होंने लड़कों की उम्र जो रखी थी 18 रखी थी और लड़कियों की उम्र जो रखी थी 14 रखी थी। लेकिन बाद में ये जो है 21 और इनकी 18 कर दी, मतलब लड़कों की उम्र जो है 21 कर दी और लड़कियों की उम्र 18 कर दी। तो ये चीज़ था बाल विवाह पर, ठीक है, बाल विवाह से संबंधित था।
क्योंकि ये जो है लड़के और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस प्रकार का कौशल का विकास होता है? ऑप्शन ए है अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन बी है लेखन कला का कौशल, ऑप्शन सी है संप्रेषण कौशल, ऑप्शन डी है मापने का कौशल। देखिए, अगर दोस्तों मैं बात करूं संप्रेषण कौशल क्या होता है? संप्रेषण कौशल जो है वो होता है जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, सीखा जाता है ना, जिनका प्रयोग जो है संदेश के प्रभावी संप्रेषण हेतु किया जाता है और साथ में जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसको प्रभावशाली बनाया जाता है। बल्कि हमारा जो प्रतिदिन डायरी लिखना, प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें जो है अनुमान नहीं लगा रहे हम लोग। तो ए ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो रहा है। लेखन कला का कौशल नहीं हो रहा कि हमें लिखने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, लेखन कौशल ये चीज़ नहीं बढ़ा रहे हैं, माप नहीं रहे हम लोग। ठीक है, संप्रेषण कौशल बढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे जो है सीख रहे हैं, प्रभावी बना रहे हैं अधिगम को, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये चीज़ राइट होगा हमारा, सी हमारा राइट होगा, संप्रेषण कौशल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बहुत बढ़िया। आंसर देखिए सही आप लोग करो कमेंट बॉक्स पर, मैं ध्यान देता हूँ, आप लोगों के आंसर देखता हूँ। बस ये चीज़ है कि नाम नहीं ले पाता हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन कराना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। बताइए, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्यरेखी वन नष्ट हो रहे हैं, पतझड़ वन नष्ट हो रहे हैं, कोरधारी वन नष्ट हो रहे हैं, या फिर मैंग्रोव वन जो है नष्ट हो रहे हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर दोस्तों मैं भूमध्यरेखी वन की बात करूं तो ये जो है जैसे एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इनके महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं पतझड़ की बात करूं तो पतझड़ जो वन होते हैं दोस्तों, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, ठीक है, पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी और सतपुड़ा। ठीक है, नीलगिरी और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर। अगर मैं कोरधारी की बात करूं तो कोरधारी वन जो होते हैं दोस्तों, उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में कोरधारी वृक्ष की एक किस्म होती है। ठीक है, उत्तरी कैलिफोर्निया की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंग्रोव वन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैंग्रोव वन जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों के खारे जल में उगते हैं और इन्हें जो है ज्वारी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारी वन भी कहते हैं। और ये जो है जल प्रदूषण का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो समुद्री प्रदूषण से जो है मैंग्रोव वन जो है नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, नष्ट होते जा रहे हैं भैया, बहुत नष्ट होते जा रहे हैं। और ये चीज़ जो है हमारे पारिस्थितिकी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ये डी हमारा राइट होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। ये चीज़ हुई क्लियर है ना, डी राइट है हमारा। समुद्री प्रदूषण से मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं भैया। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन देखो, कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको पढ़िए, ज़्यादा जल्दबाजी में जो है हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ऑप्शन सी है मैथेन CH4, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड बताइए N2O। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पर्यावरण को जो नुकसान गैस होती हैं, पहुंचाती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? वो हमारी है CO2 आती है। ठीक है, और CH4 मैथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFCS। ठीक है, ये सारी गैसें जो हो गई ये ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं और ये जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन मैं बात करूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ए हमारा ऑप्शन राइट है दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है, जितनी तारीफ़ कर लें उतना लगता है कम। क्यों? क्योंकि जो आपके आंसर से हमें मोटिवेट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा दोस्तों। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का कारण है। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है रासायनिक आपदा,
ऑप्शन डी है भूस्खलन। बताइए मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का क्या कारण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए सीधी सी बात है, रासायनिक जो आपदा होती है वो तो मानव जनित आपदा है ना, और ये जो भूकंप आप देख रहे हो, सुनामी देख रहे हो, भूस्खलन देख रहे हो, ये तो प्राकृतिक आपदा में आता है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो मानव थोड़ी ना है कि मानव ने क्या करा एकदम भूकंप ले आया, ठीक है, वो मानव जो है उसको सुनामी एकदम ले आया, मानव जो है ना ये तो कर नहीं सकता, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा ए बी और डी ये तो नेचुरल में आता है। लेकिन बात करूँ सी, रासायनिक आपदा, ये मानव निर्मित या मानव जनित आपदा होती है। तो हमारा राइट आंसर सी होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का, वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। लाइक शेयर में बस कमी रखते हो भाई, बुरा लगता है ये चीज़, है ना। अच्छे बच्चे हैं, बात हमारी तो समझते ही हो आप लोग, ठीक है। देखिए आप भी टीचर बनने जा रहे हो और आप भी समझ सकते हो कि एक टीचर के लिए मोटिवेट क्या होता है, उसके लिए सिर्फ लाइक और शेयर। तो हम आपसे सिर्फ वही चीज़ तो कह रहे हैं, इतना नहीं कर सकते हो मेरे लिए, है ना, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है, बताइए जल प्रदूषण जल जनित रोग से उदाहरण बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन सी है अतिसार, ऑप्शन डी है खसरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल प्रदूषण जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए तब तक मैं क्लियर कर दूं, डिप्थीरिया जो है नाक गले का संक्रमण होता है और उससे क्या होता है, सांस लेने में हमको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर मैं टॉन्सिलाइटिस की बात करूं तो दोस्तों ये होता है इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन के कारण जो है दोस्तों गले का दर्द होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं खसरा क्या होता है, खसरा एक वायरल संक्रमण होता है और इसमें जो है बच्चे के लिए गंभीर जो होती है बात होती है, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत गंभीर होता है और इसे जो है टीका से रोका जा सकता है, खसरा को टीका से रोका जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो राइट होगा दोस्तों अतिसार होगा। अतिसार एक जल जनित रोग है जो कि दूषित जल के पानी से होता है और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अतिसार को हम लोग दोस्तों डायरिया के नाम से जानते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अतिसार को हम लोग डायरिया के नाम से जानते हैं और ये दूषित पानी से पीने से होता है, ठीक है। तो समझ गए, सी हमारा राइट होगा। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी लोगों का दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है सामुदायिक वानिकी, ऑप्शन सी है वनों के संरक्षण, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राजेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र सिंह को जो है भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी ने जो है जल संरक्षण के लिए जो है बहुत प्रयास किए थे और इन्हें जो है जल पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हें राजेंद्र सिंह जी को जल संरक्षण कार्य के लिए 2011 में एशिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार रैमन मैग्सेसे से जो है नवाजा गया है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा जल संरक्षण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह जी को 2011 में एशिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार रैमन मैग्सेसे से नवाजा गया है, ठीक है। बल्कि ये सामुदायिक वानिकी वन के संरक्षण सौर ऊर्जा से नहीं है, ठीक है। इन्होंने जल संरक्षण के लिए प्रयास किया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़, ये बहुत समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। देखिए मोनाल जो है उत्तराखंड में है, लेकिन और किसी राज्य में जो है राज्य पक्षी है। बताइए वो कौन सा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मेघालय। बताइए किस राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश,
तो अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है ग्रेट हॉर्नबिल। क्या नाम है? ग्रेट हॉर्नबिल। क्या नाम है? ग्रेट हॉर्नबिल। ये कैसा दिखता है पता है? ये बतख की तरह दिखता है। ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल है अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य पक्षी है काली जो गर्दन वाला जो होता है सारस, काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेघालय में, तो मेघालय का जो राज्य पक्षी है दोस्तों वो है पहाड़ी मैना। ठीक है, क्या है? पहाड़ी मैना। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, अब तो हिमाचल प्रदेश जो है अब इसमें भी जो है मोनाल को जो है राज्य पक्षी बनाया गया है। और मोनाल पक्षी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये नेपाल और उत्तराखंड में इसे डांके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोनाल को जो है नेपाल और उत्तराखंड में डाके के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में जो है इसे मोनाल भी बोलते हैं, और दूसरा जो है नीलगिरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। ठीक है, तो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का राज पक्षी है मोनाल। ठीक है, तो हमारा जो राइट होगा दोस्तों, सी हमारा राइट है, सी। ठीक है, सी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर सही है, आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। आपको देखकर जो है आपके आंसर से जो है ना हमें मोटिवेट मिलता है, और आपका जो प्रयास है हमारी हिम्मत है। ऐसे ही आप लोग जो है बढ़िया करते रहिए। और यहाँ पर दोस्तों जो मैं बता दूँ आपको, क्वेश्चन जो है 25 कंप्लीट हुए हैं। ये चीज़ जो है आपके क्वेश्चन जो है सारे टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों यही बोलूँगा आपको, जो है आप जो है रेगुलर जो है लाइव टेस्ट दिया करें, इससे कुछ नया ही सीखोगे आप लोग। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो है लाइक शेयर करा करें, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है FB व्हाट्सएप हर जगह इसको जो है शेयर करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। धन्यवाद, घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।